Hi friends, I'm Anand Panchbhai and now we are going to deal with the next topics in waves, that is waves. Fine. So बेटा अपने को चालू करने का है क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स. सबसे पहले क्लासिफिकेशन में लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग. देयर आर बेसिक थ्री काइंड्स ऑफ वेव्स दैट वी हैव. फाइन. पहले अपने मैकेनिकल वेव, दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तीसरे मैटर वेव्स. मैकेनिकल वेव्स. मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स है जिसको ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की जरूरत रहती है. राइट. मीडियम हो तभी वो जाता, नहीं तो वो नहीं जाता. फाइन. ओके. उसमें भी दो टाइप के वेव्स है. मैकेनिकल वेव्स में भी दो टाइप के वेव्स है. जैसे कि अगर वो वेव इस तरह से जा रहा है, मैंने आपको क्या बोला था कल आपने देखा था ना वो पुचुक वाला. फाइन. उस एग्जांपल में हमने ऐसा देखा था कि वेव ऐसे जा रहा था पर पार्टिकल ऐसे ऐसे मोशन कर रहा था. क्लियर कि नहीं? फाइन. वेव इस तरह से जा रहा था, पार्टिकल ऐसे ऐसे मोशन कर रहा था. लॉन्गिट्यूडनल वेव. क्या बोलते हैं उसको? लॉन्गिट्यूडनल वेव. फाइन. ओके. जो क्या करता है बेटा, नहीं हंसने का नहीं, वो जब जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसको परपेंडिकुलर उसका ऑसिलेशन होता है. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? दूसरा ट्रांसवर्स वेव होता है. फाइन. उसमें क्या होता है जैसे कि साउंड वेव. कल का जो वेव था वो लॉन्गिट्यूडनल वेव था. फाइन. साउंड वेव कैसे वेव्स है कि जो जैसे वाइब्रेशन आया, वाइब्रेशन ऐसे ऐसे करके वो आगे बढ़ते हैं. दिस इज हाउ दे गो. फाइन. ओके. मतलब कहीं पे वो इकट्ठा हो जाते हैं, कहीं पे वो थोड़ा दूर चले जाते हैं, कहीं पे वो इकट्ठा होते हैं, कहीं पे वो दूर चले जाते हैं. दिस इज हाउ दे प्रोपोगेट. फाइन. मतलब वेव ऐसे प्रोपोगेट कर रहा है पर इस तरह से प्रोपोगेट कर रहा है. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर. नजदीक आने का, दूर जाने का, नजदीक आने का, दूर जाने का. फाइन. समझ पड़ा? ये क्लियर हुआ? ओके. सो दीज आर द मैकेनिकल वेव्स. इसके लिए मीडियम चाहिए, वो मीडियम में ही जा सकता है. डन. ओके. दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम का पूरा एक चैप्टर है इन 12th. थर्ड चैप्टर सेन4 की बुक में है. फाइन. सो दैट विल स्टडी. तब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको पता चलेगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मीडियम नहीं मांगता, वो तो भी चलेगा, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं. पर वो वेव मीडियम काय को चाहिए? मीडियम की हेल्प लेके ये वेव ट्रैवल करता है अपने. मैकेनिकल वेव क्या करता है? मीडियम की हेल्प लेता है. मैकेनिकल वेव क्या करता है? मीडियम की हेल्प लेता है ट्रैवल करने के लिए. बराबर. फाइन. ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इतना सारा जोरदार है, उसमें ना दो वेव होते हैं. एक अकेला नहीं जाता, हस्बैंड वाइफ जैसा. फाइन. क्या दो वेव होते हैं? इलेक्ट्रो वाला वेव, मैग्नेटिक वाला वेव. यानी इलेक्ट्रिक वेव इज देयर, मैग्नेटिक वेव इज देयर. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर. एक इलेक्ट्रिक वेव होता है और दूसरा मैग्नेटिक वेव होता है. वो दोनों वेव्स साथ में ट्रैवल करते हैं. मतलब एक दूसरे को हेल्प कर करके वो आगे चले जाते हैं. क्लियर. तो उनके लिए बात में अगर वही दोनों एक दूसरे के साथ इतने सेट है, तीसरे की कोई जरूरत ही नहीं है. नो मीडियम इज नीडेड. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर. डन. ओके. बाद में मैटर वेव्स. Matter waves again one more chapter that we'll be having in 12th. Fine. उसमें थोड़ा आइंस्टाइन अंकल का भी चीज आ गया. जैसे कि E is equal to mc² जो था उसमें अंकल ने ऐसा बोला, मैटर जो है ऐसे ऐसे मारा तो लगता है, उसको मैटर बोलते हैं. फाइन. ओके. फिजिक्स इज व्हाट? इट्स स्टडी ऑफ नेचर. नेचर में क्या? दो चीजें, रेडिएशन और मैटर. बराबर. मैटर में जो है, जैसे हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी, तब बोला था कि उसमें क्या क्या है. तो उसमें मास है, मास की वजह से बाद में वेलोसिटी आता है, मोमेंटम आता है. और रेडिएशन जो होता है, रेडिएशन वो वेव नेचर का होता है. वेव नेचर जो सूरज से यहां तक आता है. फाइन. ओके. आप लोगों के लिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं. सो वेव्स के रूप में अपना वो क्या आता है? रेडिएशन आता है. ठीक है. अब ये मैटर वेव क्या होता है? वो ऐसा बोला आइंस्टाइन अंकल ने कि जो मैटर होता है वो वेव भी होता है, जो वेव होता है वो मैटर भी होता है. बोल लो. फाइन. यानी इलेक्ट्रॉन को ड्यूअल नेचर है, ऐसा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. फाइन. उसके बारे में वी विल बी हैविंग सम डिटेल्ड डिस्कशन इन 12th स्टैंडर्ड. ठीक है. मतलब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी गोल गोल रानी करता है और इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल भी गोल गोल रानी करता है. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन. तो उसकी वजह से जो वेव डेवलप होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मैटर वेव्स. बराबर. डन. ओके. बाद में ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वी हैव अंडरस्टूड.
fine, okay. Then let's deal with बेटा आपको पढ़ना है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स से पढ़ना है, ट्रांसवर्स वेव्स से पढ़ना चालू कर दो। चलो Transverse wave, waves in which the oscillations of the particles are in a direction perpendicular to the direction of wave propagation is called the transverse wave. गाइस शायद मैंने उल्टा बोला था। ट्रांसवर्स में क्या हो रहा है, जैसे जैसे जा रहा है उसको परपेंडिकुलर हो रहा है, दैट इज व्हाट दे हैव रिटन। फाइन, ट्रांसवर्स में क्या हो रहा है, जैसे वेव जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो रहा है, उसका ऑसिलेशन हो रहा है। फाइन, पार्टिकल का। आगे बेटा। The waves along a string discussed in Article 8.2 is an example of transverse wave. Electromagnetic waves, example light waves, are also transverse waves. In such waves, the locations of the maximum displacement of the particle in one direction are called the crest, and locations of maximum displacement in the opposite direction are called trough. So this is how that wave is traveling. ठीक है, fine, आगे। These waves propagate through a medium in the form of crests and troughs. Longitudinal wave. Waves in which the oscillations of the particles of medium are along the direction of the wave propagation are called longitudinal waves. Sound waves propagating in air are longitudinal. Such waves propagate through a medium by forming condensations and rarefaction in the medium. कंडेंसेशन, रेयरफैक्शन, फाइन, ऐसा मीडियम में डेवलप होता है और उस तरह से वो ट्रैवल करता है पूरा वेव। प्लीज। When waves propagate in medium, the particles at medium oscillate about their equilibrium position in the direction of propagation of waves. For simplicity, the positions of the particles of air at some instant of the time in case of longitudinal waves is shown in figure 8.4. See, जब ये एकदम नजदीक है तब वो क्रेस्ट हो गया, और जब वो थोड़े से दूर है तो वो अपना ट्रफ हो गया। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? दैट इज हाउ इट इज मूविंग। डन? क्लियर? ओके, आगे बेटा। When sound waves pass through that region of air, the air molecules in certain region are pushed very close to each other during their oscillations. Hence, both density and pressure of air increase in such regions. In such region, condensation is said to be formed. In the regions between consecutive condensations, the air molecules are found to be quite separated. In such regions, density and pressure of air decreases and your rarefaction is said to be formed. मतलब हमें ऐसा पता चला कि जब ये प्रेशर यानी ये वेव जब निकल रहा है, साउंड वेव जब निकल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर के अंदर यानी इन ऑल द डायरेक्शंस, बराबर, ऐसा नहीं इसी तरह से वो जा रहा है, इन ऑल द डायरेक्शंस, इन 3 dimensions दिस वेव्स आर गोइंग। पता चला कि नहीं पता चला? और हर एक जगह पे वो क्या कर रहा है, कंडेंसेशन, रेफ्रैक्शन, कंडेंसेशन, रेफ्रैक्शन, इकट्ठा हो गए, कंडेंसेशन हो गया, फाइन, दूर चले गए, रेफ्रैक्शन हो गया। डन? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह से वो प्रोपोगेट कर रहा है। प्लीज। Thus, during the propagation of sound, the layers of medium perform oscillation about their mean positions, and during this, the condensations and rarefactions are alternatingly formed. As the effect of such oscillations reaches one layer after the other, the condensation and rarefactions propagate further and further in the medium. In this way, the sound propagates in a medium. During the propagation of sound, the pressure in different region of the medium changes with time and position. Hence, such waves are called the pressure waves. Obviously, यहाँ पे वो इकट्ठा आना मतलब प्रेशर चेंज होना, राइट? पता चला? दूर जाना मतलब प्रेशर कम होना, इकट्ठा प्रेशर बढ़ना। फाइन, इस तरह से वो चीज आगे जाती है, इस तरह से वो चीज आगे बढ़ती है, बराबर है? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, और आगे जाते जाते क्या होता है, उसकी एनर्जी कम होती जाती है। वो लास्ट टाइम देखा था, मैं यहाँ से कितना भी चिल्लाऊंगा, मेरी जो फ्रेंड है यूएसए में, उसको नहीं सुनाई देगा। पता चला कि नहीं पता चला? क्योंकि यहाँ से जो वेव जनरेट हो रहा है उसका जो एनर्जी है वो एनर्जी बहुत कम है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन, ओके, यस। The direction of the oscillations of the particles of the medium is perpendicular to the direction of propagation of transverse waves in the medium. Hence, during the propagation of transverse waves, every element of the medium experiences shearing strain. But shearing stress is possible only in solid medium. So the transverse waves can propagate in solid medium like string, wire, rod, but they cannot propagate in a fluid medium. गाइज, ये ऐसा क्यों होता है उसके बारे में विल बी स्टार्टिंग इन द अपकमिंग टॉपिक्स, जिसमें बल्क मॉड्यूलस नाम की एक चीज से वी विल अंडरस्टैंड इट। फाइन, कि उसका इलास्टिसिटी कितना है उसके मुताबिक वो आगे बढ़ता है वेव।
फाइन, वेव को बढ़ने के लिए इलास्टिसिटी चाहिए। सर कैसे चाहिए? अरे अभी हमने वो वेव निकाला था ऐसा वाला, फाइन, तो वो पार्टिकल ऊपर गया, दूसरे वाले को फोर्स दिया तो वो भी ऊपर आया, और ये वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। ओरिजिनल पोजीशन पे आया, उसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स है वहां पे। रिस्टोरिंग फोर्स काम कब करता है? जब इलास्टिसिटी हो सिस्टम के अंदर। फाइन, पता चला कि नहीं पता? रबर इलास्टिक, खींचो छोड़ दो, वापस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इलास्टिक यानी रिस्टोरिंग फोर्स इज देयर। फाइन, उसके बारे में विल बी टॉकिंग इन डिटेल। फाइन, खैर 1 मार्क का तो क्वेश्चन नहीं आता है आपको, एमसीक्यू भी पूछते हो आप लोगों को, बाकी ये 1 मार्क के लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन। ठीक है, आगे। During the propagation of the longitudinal waves, the oscillations of the particles of the medium are in the direction of propagation of the waves. Hence, the compressive strain is produced during the propagation of these waves. Now, compressive stress is possible in solids, liquids, and gases. So, the longitudinal waves can propagate in any medium. Thus, in a solid medium, both types of mechanical waves, transverse waves and longitudinal waves can propagate. Whereas in a fluid medium, only longitudinal waves can propagate. Now, वो जो ब्रैकेट में पूरा दिया हुआ है, that we are not going to read right now. देखो, the direction of the oscillations, वहां से शुरू करके P टाइप, S टाइप के वेव तक की सारी चीजें आपको वापस एक बार घर पे जाके पढ़नी है। आई एम श्योर आपको कंफ्यूजन आएगा घर पे जाके। फाइन, वो कंफ्यूजन एग्जैक्ट क्या है मुझे बोलने का है, दैट विल डिस्कस। ठीक है, फाइन, चलो। एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव वी नो दैट सो वेल, बराबर है। एक साइड का जो मैक्सिमम का डिस्प्लेसमेंट उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, हमें पता है। बाद में प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी इन अ वेव, सो द वे वी हैव गॉट द फॉर्मूला एनर्जी इंटेंसिटी I इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम अपॉन एरिया। मतलब जो वेव प्रोपगेट होता है, दिस इज माय 1 मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया, उसको एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, उसको एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, फाइन, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर जो एनर्जी ऐसे जा रही है, फाइन, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर जो एनर्जी जा रही है 1 सेकेंड में, फाइन, 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर में से जितनी भी एनर्जी पास होती है उसको, उस वेव का इंटेंसिटी बोला जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एनर्जी पर यूनिट सेकेंड, पर यूनिट एनर्जी, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ द वेव। फाइन, इंटेंसिटी ज्यादा मतलब ज्यादा एनर्जी ला, सिंपल। आप लोग क्या करते हो? वो बिल्लोरी कांच को लेके बगासा लेके क्या करते हो आप लोग? बगासा के उसको एक छोटे से एरिया में से सारे को पास करने का आप फोर्स करते हो, इसलिए वो जल जाता है पेज। किया है ना छोटे से तब, कि नहीं किया है? किया है ना, मस्त गरम गरम हो जाता है। क्लियर? चलो, तो एनर्जी इज व्हाट, जितना इंटेंस, जितने ज्यादा वेव्स है, जितने ज्यादा लाइंस है, फाइन, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, उसको उसकी इंटेंसिटी बोला जाता है। डन हुआ कि नहीं हुआ? ओके, देन इंटेंसिटी इज, अच्छा, एनर्जी जो है, एनर्जी आपने 7th चैप्टर में हमने पढ़ा है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको देखना है। E इज इक्वल टू हाफ KA स्क्वायर था कि नहीं था? यस और नो? फाइन, सो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। फाइन, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, सो आई कैन से दैट हियर I, इंटेंसिटी जो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। क्लियर? ये चीज हम लोग सेम 4 के अंदर पार्ट 2 जो है आपका 12th का पार्ट 2, उसके अंदर विल बी यूजिंग दिस इक्वेशन, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। क्लियर? फाइन, कैसे आया पता चला? इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। क्लियर? प्रजापति जी बगा सा नहीं, इंटेंसिटी इज व्हाट, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, फाइन, एंड इंटेंसिटी, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ KA स्क्वायर, तो यहाँ पे हाफ KA स्क्वायर रखा, तो हमें पता चला इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। फाइन, पता चला कि नहीं पता चला? एम्पलीट्यूड अगर आधा होता है तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और अगर वो एम्पलीट्यूड डबल होता है तो इंटेंसिटी 4 गुना हो जाएगा। क्लियर? फाइन, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वेवलेंथ, जो भी हमने लास्ट टाइम देखा था। फाइन, एक वेव का जो भी लेंथ होता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं लैम्डा। क्लियर? और एक वेव के लिए जो भी उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं 2 पाई। यस और नो? जो भी देखा हम लोगों ने बगा सका के। क्लियर? चलो, ग्रेट। नाउ वेव नंबर एंड वेव वेक्टर, मोस्ट IMP थिंग्स, वेव नंबर। आप मुझे एक बात बताओ, 1 मीटर में
1 मीटर में जितने भी वेव है ना उसको वेव नंबर बोलते हैं। अभी लिखना नहीं अपने को। 1 मीटर में जितने भी वेव्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वेव नंबर बोलते हैं। 1 मीटर में जितने भी वेव्स गए उसको वेव नंबर बोलते हैं। मतलब लैम्बडा कितना है वो मैटर करता है। लैम्बडा अगर तेरा 1 मीटर है, लैम्बडा अगर तेरा 1 मीटर है मतलब 1 मीटर में कितने वेव गए? 1 वेव गए। फाइन, सो वेव नंबर इज इक्वल टू 1। अगर लैम्बडा तेरा 0.5 मीटर है तो 1 मीटर में कितने वेव्स गए? 2 वेव गए। अल्लाह समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है? फाइन, अबे 0.5 ले, तो मेरे को भी आता है। फाइन, 2 वेव हो गए कि नहीं हो गए? तो वेव नंबर कितना हुआ? 2। वेव नंबर कितना हुआ? 2। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? अगर मेरा लैम्बडा इज इक्वल टू 0.1 मीटर तो 1 मीटर में कितना वेव हुआ? 10 वेव हो गया। फाइन, 10 वेव नंबर वी हैव। मतलब साला इन अ वे आई एक्चुअली हैव गॉट दैट इंट्यूशन कि वेव नंबर अगर मुझे ढूंढना है, वेव नंबर मुझे ढूंढना है तो आई जस्ट हैव टू डू 1 अपॉन लैम्बडा। क्लियर? जैसे कि 0.1 1 अपॉन 0.1 व्हिच इज इक्वल टू 10। यहां पे 1 अपॉन 0.5 व्हिच इज इक्वल टू 10/5 व्हिच इज इक्वल टू 2। पता चला कि नहीं पता चला? सो नाउ वी अंडरस्टूड। यहां पे दे दिया है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज वेव नंबर 1 अपॉन लैम्बडा। दैट्स इट। फाइन, पर पता चला कैसे वो 1 अपॉन लैम्बडा आ गया? डन हुआ कि नहीं हुआ? ग्रेट। नाउ चलो सबका ध्यान बुक के अंदर वेव नंबर एंड वेव वेक्टर, वेव नंबर एंड वेव वेक्टर। क्या बात क्या बात क्या बात। साला सब शेयरिंग इज केयरिंग करते नहीं। मेरा एक बुक यहाँ पे पढ़ा था, लाओ। अभी यहाँ पे एक बुक पढ़ा था मेरा, नहीं पर मेरा एक बुक पढ़ा था यहाँ पे। हाँ ये रहा, मैंने बोला तो था बुक मेरा। अभी वीडियो चालू था नहीं, अपने एडिट कर वो बंद नहीं हो गया ना, चालू है। अपने क्या पढ़ रहे थे? चलो सबका ध्यान वेव नंबर वेव वेक्टर। Yes. Number of waves per unit distance is called wave number 1 upon lambda. The SI unit of wave number is meter inverse. वो हमें पता चल गया, 1 upon meter ही हो गया ना वो। Done. Okay. अभी देख, अभी पता चलेगा तो मजा आएगा। In the wave propagation, the particles at a distance of lambda has the phase difference of 2 pi radian. ये समझ पड़ा? मुझे तो समझ पड़ा, नहीं पड़ा ना बोलने का। नहीं बच्चे पढ़ा नहीं बच्चे नहीं पढ़ा। जो भी एग्जैक्ट लैम्बडा के डिस्टेंस पे है तो वो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई रेडियन का है कि नहीं है? अगर इसका 0 तो इसका 2 पाई है। अल्लाह पता चला कि नहीं पता चला सबको? एक लैम्बडा जाता है तो दो जो पार्टिकल होते हैं उसके बीच में डिफरेंस फेज कितना है भाई? 2 पाई जितना है। कितना है? 2 पाई जितना। डन। ओके, पता चला सिंघम? नखोड़िया। चलो, सो वी अंडरस्टूड दैट एक लैम्बडा जाता है तो उसमें व्हाट इज द डिफरेंस? दैट इज लैम्बडा। एक वेव लैम्बडा, लैम्बडे में 2 पाई। समझे कि नहीं? क्या कमाल करती है पांडे जी। चलो अगेन आई एम रीडिंग इट। In the wave propagation, the particles at a distance of lambda has the phase difference of 2 pi radian. Hence, the particle at a unit distance has a phase difference of 2 pi upon lambda. 2 pi upon lambda is called as wave vector or angular wave number or propagation constant k. पता चला? मुझे तो नहीं पता चला। I couldn't understand वो 2 pi by lambda कैसे आ गया। समझ पड़ा? जय नहीं ना, मेरे को भी नहीं समझ पड़ा तो समझते हैं। तो let us understand, let us try to understand. सिंघम क्लियर? પાછો ના જ જતી જા સિંઘમ તું વાતો ના વડા કરે છે ને વડા પાવ ખાઈ જાય છે। चल मागे बसून जाना बाळा।
मागेच बसून दे. चलो ऐसा बोला है the particle in the unit distance has a phase difference. Set. चलो असली वापस मेरे पे. लैम्बडा जितने डिस्टेंस पे अगर अपने पास कुलसुम दो पार्टिकल्स है तो उसका जो भी फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 2 पाई होता है. बेबेन 2 पाई जाए अबे केवी तू. लैम्बडा जितने डिस्टेंस पे दो पार्टिकल है तो उन दोनों के बीच में जो भी फेज डिफरेंस होता है वो 2 पाई जितना होता है कि नहीं होता है? डन. ओके. लैम्बडा किस में? बहुत गंदा सोचा आप लोगों ने. लैम्बडे का यूनिट क्या है? लैम्बडे का यूनिट क्या है? मीटर. तो लैम्बडा मीटर जितना डिस्टेंस हो तब जाके जो भी एंगल आया उसको 2 पाई रेडियन बोला. तो अगर 1 मीटर है तो उसमें फेज डिफरेंस कितना हुआ? तो बोले के जितना हुआ. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर. सो वी हैव गॉट 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्बडा. सॉरी मैंने गड़बड़ किया. बराबर तो किया. कुछ नहीं. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर. नहीं समझ पड़ा. मेरे को नहीं समझ पड़ा. लैम्बडा देखो ध्यान ध्यान ध्यान. चलो अपने ऊ कर दे इसको. चलो तो दीदी क्या ना. Now let's लैम्बडा. इसको लैम्बडा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? लैम्बडा हुआ कि नहीं हुआ? कितना मस्त है. अब देख ये जो लैम्बडा है वो ये 0.5 है, ये 1 है. मतलब लैम्बडा 0.5 हुआ कि नहीं हुआ? फाइन. ओके. लैम्बडा मीटर में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया मेरा? बगा से करके 2 पाई जितना आया. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? समझ पड़ा ये? क्लियर. डन. 0 से 2 पाई. क्लियर हुआ? लैम्बडा जितने डिस्टेंस में, लैम्बडा बराबर 0.5 जितने डिस्टेंस में मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई जितना आया. यस और नो? फेज डिफरेंस 2 पाई जितना आया. हाँ. तो 1 मीटर में 2 लैम्बडा चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? 2 लैम्बडा ऑटोमेटिकली अंदर खाने हो जाएगा. व्हिच कम्स आउट टू बी कितना हो गया? अंदर खाने के. समझ गई ना तू? हाँ. सो वो 4 पाई हो गया कि नहीं हो गया? 1 मीटर में कितना हो गया? 4 पाई हो गया. 1 मीटर में फेज डिफरेंस 4 पाई हो गया. इस केस में पता चला 1 मीटर में फेज डिफरेंस कितना हुआ? 4 पाई हुआ. पर सर इसको इस तरह से कैसे सेट करेंगे? तो देख 2 पा डिवाइडेड बाय लैम्बडा कितना है? 0.5 व्हिच कम्स आउट टू बी 4 पा. समझा कि नहीं समझा? सो दैट इज कॉल्ड एज वेव वेक्टर. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? इसको क्या बोलते हैं? वेव वेक्टर. वेव वेक्टर इस तरह से डिफाइन किया जाता है. लैम्बडा मीटर में 2 पाई तो 1 मीटर में कितना? समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर. लैम्बडा मीटर में 2 पाई तो 1 मीटर में कितना? ओके. सो दैट इज वेव वेक्टर. और उसका ऑब्वियसली लैम्बडा इज इन मीटर. सो 1 अपॉन लैम्बडा है तो मीटर इनवर्स दैट इज L इनवर्स. आई मीन L - 1 इज द MLT. क्लियर हुआ? बाकी दोनों 0. ओके. नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव हमें पता है. टाइम पीरियड इट्स 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशंस होते हैं उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. 1 सेकंड में कितने वेव चले जाते हैं उसको उसका फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? अपना जो इलेक्ट्रिसिटी आता है हम लोग बोलते हैं 50 हर्ट्ज का सप्लाई है. पता है? ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? 50 हर्ट्ज का सप्लाई है. नहीं पता है तो आज से बोलने का. 50 हर्ट्ज कितने हर्ट्ज का सप्लाई है? 50 हर्ट्ज का. बेटा भूमि कितने हर्ट्ज का? या बाकी जोरदार 50 हर्ट्ज का सप्लाई है. उसका मीनिंग ये होता है कि 1 सेकंड में ऐसी
50 साइकिल चली जाती है। कितनी? 50। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? 50 साइकिल्स आर गोइंग इन 1 सेकंड, राइट? तो उसका टाइम पीरियड कितना हुआ? 1/50, 0.02 सेकेंड्स, 0.02 सेकेंड्स मतलब 20 मिली सेकेंड्स। फाइन, ठीक है, डन ना बेटा? चलो अच्छी बात है। फाइन, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी आपको लिखना है वेव नंबर, नहीं अभी आपको लिखना है बुक में से इंटेंसिटी ऑफ द वेव लिखना है, वेव नंबर लिखना है एंड वेव वेक्टर लिखना है। चलो बुक में से इतनी छोटी छोटी चीजें लिख लेनी है, ठीक है? चलो एनर्जी में वो ओए ये ब्लू चीज लिखनी है और ये इंटेंसिटी का वो फॉर्मूला लिखना है, जूल पर सेकंड पर समथिंग लिखना है। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? चलो चालू कर दो, तब तक मैं इसको कॉपी कर लेता हूं।